चलें आगे, करें शुरू अगला पार्ट। चलो, न्यू टॉपिक इज योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है बताओ वर्बली, तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। ओके, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। सारी बता दिया उसने, तो फिर तुम क्या बताओगे। हाँ बेटा, फिर सांस लेने में और रेस्पिरेशन में क्या फर्क हुआ। वेरी गुड। रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, ये उस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज करी और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेल कर दी। तो ब्रीदिंग किसको कहते हैं फिर। तो सांस छोड़ने को कुछ और कहते हैं। हाँ प्रियांशु, पढ़ लिया होगा बेटा स्कूल में क्या होती है रेस्पिरेशन। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है। हाँ बोलो सर। रेस्पिरेशन में सर ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनती है सर। ऑक्सीजन को नहीं ब्रेक डाउन करते, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। लेकिन तुम अभी भी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहे हो मुझे, क्या होना चाहिए। सर ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं फॉर्म होती सर, चलो ये बात इसने उसमें मान ली। सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज होती है सर। शाबाश, ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। मतलब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई थ्रू एयर, वो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और ब्लड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो हम ब्रीद इन क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन, ब्रीद आउट क्या कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ इन दोनों को समझाने के लिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ब्रीदिंग। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और मैं ब्रीद आउट कर देता हूँ तो उसको ब्रीदिंग बोल देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं स्पेसिफिकली उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाता हूँ और जिसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, बोलो बोलो, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता हूँ, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। डिफरेंस समझ आया। लिखो चलो, सबसे पहले एक घिसा पिटा सा जो डेफिनेशन सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो भी लिख लो रेस्पिरेशन के बारे में। Number one, the process of releasing energy. The process of releasing energy from digested food डाइजेस्टेड लिख लो या एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो, यहाँ पे डाइजेस्टेड की जगह एब्जॉर्ब वर्ड भी आ सकता है। Is called respiration. ठीक है, आगे लिखो ब्रीदिंग and respiration. So breathing is a part of respiration. Breathing is a part of respiration, but it is a physical process. ठीक है,
respiration as a whole is a chemical process and involves oxidation of food. कोई बता सकते हो ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तुम्हें समझाया था. ऑक्सीजन लेते नहीं है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. जी 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 बिल्कुल. रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमने जब हाइड्रोजन ऐड करी तो ग्लूकोज बना. गैस है ना, गैसेस तो सारी Cl2, N2, H2, O2, Br2, गैसेस सारी डायटोमिक होती हैं. इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. इसको बेटा स्पेसिफिकली लिख लेना, फिजिकल प्रोसेस और ये केमिकल प्रोसेस. ठीक है. हाँ, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पढ़ा था 9th क्लास में भी. क्या होता है एटीपी? एक्टिविटी याद अपने आप हो जाती है बेटे जब देख के करते हैं ना हम. हाँ, रिएक्टिविटी तो याद करने का फॉर्मूला एक सिखाएंगे आपको. गाना होता है एक. हाँ हाँ बिल्कुल, गाने की फॉर्म में सिखा दूंगा. निमोनिक्स बोलते हैं इसे. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ठीक है. तो इस वे में आपका एटीपी रिलीज हो जाता है. अब होता क्या है, उसको समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस सीखनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूलाज सीखने पड़ेंगे. जैसे 3 चीज़ें इसमें बनती हैं, मेजॉरिटी 3 ही 4 चीज़ें बनती हैं. पहली चीज़ जो होती है वो होती है ग्लूकोज. उसका हमें फॉर्मूला भी पता है. क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6. और एक इसके बाद हम वर्ड सीखेंगे पायरूवेट. पायरूवेट में क्या होता है? इट इज इनिशियली ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन है उसमें. पायरूवेट में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, ब्रेक डाउन होके वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया. उसके बाद वही पायरूवेट आगे जाके कन्वर्ट होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर लैक्टिक एसिड में, या फिर इथेनॉल में. ठीक है. तो तुम्हारे लिए 2 नए वर्ड्स जो आए हैं वो क्या आए हैं इस बार? लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल. ठीक है. तो पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ एक्चुअल में ब्रेकडाउन होता कैसे है. लिखो. नहीं, फॉर्मूला थोड़ी पड़ा है उसका. हाँ, फॉर्मूला तो सीखो. देखो बेटा, ग्लूकोज ग्लूकोन लिख दिया मैंने, ग्लूकॉन डी लिखने वाला था शायद मैं. ग्लूकोज इज a 6 carbon, it is a 6 carbon molecule C6H12O6. ठीक है. नंबर 2 पायरूवेट. पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड.
It is a 3 carbon molecule. ठीक है, लिखना चाहते हो स्ट्रक्चर लिख लो इसका, बट आई डोंट नो तुमको याद रहेगा नहीं रहेगा. CH3 C डबल बॉन्ड O COOH. 3 कार्बन नजर आ गए. बॉन्डिंग कैसे, अभी इस पे फोकस मत करो, 4th चैप्टर है हमारे कोर्स का. बस फॉर्मूला ये होता है, जैसे इसका C6H12O6 है, इसके केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है उसका, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH. ठीक है. हाँ जी बेटा. एसीटेट, एसीटेट तो आई थिंक कीटोन होता है बेटे, कीटोन ग्रुप होता है. ये जो हमने बनाया ना, दिस इज कीटोन ग्रुप. वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. C डबल बॉन्ड O जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, और COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. लिख लो ये, कभी ना कभी तो समझ आ ही जाएगी तुम्हें बात, लिख लो इसी के साथ. C डबल बॉन्ड O is your ketone group. जैसे तुम्हारे नेल पॉलिश रिमूवर्स है ना, बड़ी अच्छी सी स्मेल नहीं आती नेल पॉलिश रिमूवर से, या जो तुम्हारा पेट्रोल का, पेट्रोल तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नेल पॉलिश रिमूवर से बहुत अच्छी खुशबू सी आती है, जो एडिक्टिव सी होती है. वो क्यों आती है, कीटोन ग्रुप की वजह से. ठीक है. और ये हाँ नहीं, एक वो नहीं होता यार जिसको ऐड करते हैं पेंट के अंदर मिलाते हैं, जिससे पेंट थोड़ा पतला हो जाता है, मिट्टी का तेल नहीं होता वो. थिनर से जो स्मेल आती है वो सेम कीटोन ग्रुप की वजह से होती है. उसके बाद एक ये हो जाता है बेटे C डबल बॉन्ड O OH. दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. पायरुवेट हो गया. उसके बाद सीखो बेटा लैक्टिक एसिड. अगला है बेटा लैक्टिक एसिड. टाइम बता देना बेटा एक बार. लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल. फॉर्मूला होता है इसका CH3 C HOH COOH. डन. चलो कर दूं चेंज स्क्रीन. सबने लिख लिया. प्रांशु डन है. लिखो आगे. स्टार्ट करना पायरुवेट से, सॉरी ग्लूकोज से. ये ना सबके लिए कॉमन होता है. इसमें वो बन जाएगा माइंड में आप. वो नाइस, अपने आप उठा लेंगे अगर मैं हटने का नहीं है. चलो ग्लूकोज से शुरू करना और 3 एरोज बना देना बेटा. नहीं, एक पहले तो सीधा ही एरो बनाना.
पायरुवेट, ठीक है। इसके साथ जो बच्चे मेजरली गलती करते हैं और जो पेपर में भी डेफिनेटली एक एमसीक्यू आया हुआ है वो है पायरुवेट प्लस एनर्जी। बच्चे याद कर लेते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट ही बनाता है, नहीं, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट के साथ एनर्जी भी बनाता है, दोनों चीजें बनती हैं। तो एमसीक्यू आया हुआ था एक बार सीबीएसई के पेपर में, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था ग्लूकोज पायरुवेट, पायरुवेट से आगे लैक्टिक CO2 एंड H2O एंड एनर्जी, और एक ऑप्शन था ग्लूकोज पायरुवेट प्लस एनर्जी, फिर एरो बना के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो करेक्ट वाला कौन सा होगा, इसमें पायरुवेट के साथ साथ एनर्जी भी बन रही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये काम होता है बेटे साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो इन साइटोप्लाज्म। क्या हुआ अभिनव, इन साइटोप्लाज्म। अब 3 बनाने हैं तुमने इसके साथ, ठीक है। या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम होगा, हाँ बेटे पायरुवेट तो कॉमन है तीनों के लिए, पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे। प्रोडक्ट्स क्या हैं इस केस में, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। अगर थोड़ी ऑक्सीजन में काम हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। और लास्ट में अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में काम हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बुक देना एक बार कोई साइंस की, क्या रेस्पिरेशन, 2 मिनट चेक कर रहा हूँ, नहीं बनता। हाँ बोल, क्या कह रहे, प्रोसेस रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सेल के पास फूड आ गया एब्जॉर्ब होके कैपिलरी के थ्रू, अब उस फूड से मेरे को एनर्जी बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के। अगर तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इथेनॉल CO2 और एनर्जी। अगर थोड़ी ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और अगर बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन तो क्या बनेगी, CO2 H2O एंड एनर्जी, ठीक है। फिर तो बहुत चीजें क्योंकि फूड मॉलिक्यूल नहीं पहुंचा उसके पास। ये भी लिख लो बेटा, ये जो चीज है ये स्पेसिफिकली यीस्ट में होती है। तुमने शायद बचपन में पढ़ा हो वर्ड फर्मेंटेशन इन यीस्ट, तो यीस्ट फर्मेंटेशन है। मेरे को ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, पर जो अल्कोहल बनता है मार्केट में जो बिकता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, चाहे ग्रेप्स को सड़ा के बनाएं, चाहे वो एप्पल्स को, हाँ उनको बंद कर देते हैं ताकि एयर टाइट कंटेनर में, ताकि एयर ना आए। सारी चीजें बेटे जिसमें अल्कोहल है ऐसे ही बनता है, यीस्ट डालते ही डालते हैं उसमें, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो लैक्टिक एसिड वाली चीज है कहाँ पे हो रही है, इन मसल्स, मसल सेल में हो रहा है ये, जी जी जी, इन मसल सेल्स। और ये जो हो रहा है ये स्पेसिफिकली कहाँ पे होगा, गेस करो, चलो तुमको पता होना चाहिए। प्रॉपर एनर्जी कहाँ पे बनती है, लास्ट ईयर पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रॉपर एनर्जी कहाँ पे बनती है आपकी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर भी कहाँ पे, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। टॉक्सिक चीजें पता नहीं बेटा, ये तो मैंने कभी ऐसा कभी यहाँ तक सवाल
सवाल सुनना ध्यान से, पायरुवेट कहाँ पे बनता है, सेल के किस पार्ट में बनता है? अबे यार बोर्ड पे देख लो कहाँ पे बनता है पायरुवेट, इट इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आ जाती है, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस की बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, या तो मसल सेल में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ हमें पता है जो यीस्ट में होती है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, CO2 एंड वाटर, सॉरी एनर्जी। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, CO2, H2O एंड एनर्जी। एनर्जी तो तीनों के केस में बनेगी, लेकिन किसी के केस में ज़्यादा बनेगी, किसी के केस में कम बनेगी, ठीक है। जैसे इनके केस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्रॉपर वाली जो होती है उसके अंदर 30 ATP प्रोड्यूस होते हैं। कंपैरिजन देख रहे हो, एक में बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई, एक में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। उसका अपना बॉडी फंक्शन है। टू अ नॉलेज इट इज ईस्ट, बाकी हो सकता है और भी हो कोई। चलें आगे, लिख लिया इसका। एक और चीज लिख लो, इसको अंडरलाइन करके यहीं पे इस कलर से लिख रहा हूँ। दिस इज योर एनारोबिक, ANAEROBIC, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये वाली जो दोनों रेस्पिरेशंस हैं, दीज आर एरोबिक रेस्पिरेशंस। आर्यन कितना टाइम रह गया बेटा? 5 मिनट्स रह गए बस। चलो अभी के लिए ना हेडिंग डाल के लिख लो, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे इसे, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कॉलम बना लो, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ये मैं चाहूँगा कि आंसर आप खुद लिखें अपने आप जब हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है कि विच प्रोसेस बिकम्स द प्रोमिनेंट प्रोसेस, मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ किस टाइम पे हो रही है, ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो डे टाइम पे कौन सा प्रोसेस ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस। या कौन से दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकली वो ऑक्सीजन प्लांट यूटिलाइज कर लेता है खुद की रेस्पिरेशन के लिए, या जो बाकी बची हुई होती है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो अगेन प्लांट यूज कर लेता है खुद ही के फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये दोनों प्रोसेस हैंड इन हैंड चल रहे हैं, बट ड्यूरिंग द डे टाइम। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि लाइट नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो ऐसा बोला जाता है गांवों में कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए मंजी डाल के, क्योंकि रात को पेड़ जो होता है वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहा है, और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर, कमरा कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेते हैं चीजें, एक तो डिफरेंसेस और एक ये लाइट रिएक्शन रजे वो होता है जो सन की प्रेजेंस में हो, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद डार्क रिएक्शन क्या होगा आपका, उसी एनर्जी को यूज करके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लिखना चाहते हो लिख लो बेटे यहाँ पे, splitting of water molecule to give hydrogen and oxygen and reduction of carbon dioxide into क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज।
स्टेप्स इन्वॉल्व, ये रहा। तो ये वाला पार्ट जो है रजे, ये वाली चीज जो है, क्योंकि इसमें सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो वी स्पेसिफिकली कॉल दिस रिएक्शन एज लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, कि मुझे इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये अंधेरे में भी किए जा सकते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। हाँ जी बेटा। स्टोमेटा यूजुअली ना बिलो वाली साइड होती है, मतलब अगर ये मेरा लीफ है तो इसमें नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे ज्यादा स्टोमेटा होता है। रीजन बीइंग अगर ऊपर होगा तो इवेपोरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाएगी। डॉर्सल का मतलब अदरवाइज ये होता है कि जो नहीं हो तो डॉर्मेंट होता है। डॉर्सल जो स्टोमेटा होता है मेजरली वैसे नीचे वाली पार्ट पे होता है, ऊपर नहीं होता। ऊपर क्या होना चाहिए ज्यादा? ऐसे चलो सवाल सुनो, एक डार्क ग्रीन साइड कौन सी होगी? पत्ते की ऊपर वाली साइड होगी, नीचे वाली साइड? क्योंकि ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोरोफिल। तो अगर ऊपर वाली साइड डार्क ग्रीन है मतलब ऊपर क्लोरोफिल ज्यादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब किया जा सके। कम हरा होता है, पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें इक्वली होता है, ज्यादातर क्लोरोफिल ऊपर होता है और ज्यादातर स्टोमेटा नीचे की तरफ। ठीक है, ये एक सवाल आया था सीबीएसई के पेपर में, अच्छा सवाल था कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन लीव्स टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। ये लिख लो क्वेश्चन, ये भी करेंगे डिस्कस। लिख लो, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन स्लैश adaptations in leaves to facilitate photosynthesis. Slash adaptations in leaves to, कहीं पे भी लिख ले क्वेश्चन, बस ये याद रखना कि क्वेश्चन डिस्कस करना है मेरे साथ। टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। नहीं, उनमें नहीं होता बेटे। क्लोरोफिल का मतलब ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। होते हैं, बिल्कुल होता है। क्रोमोप्लास्ट होगा ना, फिर क्रोमो वर्ड सीखा था ना लास्ट ईयर। जो क्लोरोफिल होता है ना वही चेंज हो गए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही चेंज हो गए क्रोमोप्लास्ट बनता है। ठीक है, चलो एंड करते हैं यहीं पे क्लास अपनी आज की। ठीक है प्रांशु, डिस्कनेक्ट कर सकता है बेटा तो। ध्यान से जाइयो अभिनव, लगे सबको जाने के तो क्लास में जाइए, या उधर से ही कूद के चला जा, पर प्रोजेक्टर बचा लियो। चलें, गुड इवनिंग बेटे। मैंने शायद तुमको ये बात ऑलरेडी बताई है कि अब से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारा काम मिस हो जाता है, तुम्हारी छुट्टी लग जाती है, तो तुम YouTube पे जाके वो लेक्चर देख सकते हो, या फिर मेरे से पेन ड्राइव में डलवा के लेके जा सकते हो। जैसे तेरा मंडे वाला मिस हो गया ना, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, तो या तो पेन ड्राइव में ले जा, नहीं तो कल तक वेट कर ले, मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन शुरू कर लिया था बेटा। रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले किसके अंदर, किस मॉलिक्यूल के अंदर? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं उसको? पायरूवेट। पहले पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट के बाद उसके साथ, अच्छा सिर्फ पायरूवेट में होता है प्लस एनर्जी। इस चीज का ध्यान रखना, ये बोर्ड में सवाल आया था। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा, सिर्फ पायरूवेट में नहीं होगा, पायरूवेट प्लस एनर्जी में होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाता है?
मतलब क्या तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? या तो यीस्ट में होगा, क्या होगा यीस्ट में? इट ब्रेक्स डाउन इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। या फिर मसल सेल में होगा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जिसमें तीन चीजें बनेंगी, CO2, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, तो मैं तुमको कहा था कि आज की डेट में हम 2 क्वेश्चंस लिखेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारी असाइनमेंट में ऑलरेडी है। हाँ, ये व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन लीव्स टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस, नंबर 1। नंबर 2, आज हमने जो क्वेश्चन जरूरी लिखना है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमने आज डिफरेंस लिखना है। चलो लिखो बेटा, बनाओ टेबल। गुड इवनिंग, जल्दी आया करो जानवी, दरवाजा लगा देना, भाभी जाते हैं प्लीज। चलो लिखो, हेडिंग डालो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा आइडिया हमने उस दिन ले लिया था, आज इसको कंटिन्यू रखते हैं। किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है? सबसे पहला तो ये याद रखना हमने, किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? एरोबिक में। कितनी रिलीज होती है उस दिन बताई थी मैंने, अगर किसी को याद हो? 36, 38। बाई 38 क्यों बोल रहे हैं? हाँ, /38। स्लैश का मतलब ये है कि या तो 36 या 38, अप्रॉक्सीमेटली। लिख लो, सबसे पहला पॉइंट ये लिख लो, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड that is 36 to 38 ATPs। और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है, किसमें? लेस एनर्जी इज रिलीज्ड ब्रैकेट में लिख लेना 2 ATP। ठीक है, इसकी बात करते हैं लोकेशन, कहाँ कहाँ पे ये रेस्पिरेशंस हो रही हैं। तो ये वाली रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है एनारोबिक? यीस्ट में होती है, बट यीस्ट में भी कहाँ पे होती है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में। तो लिख लो, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म लेकिन एरोबिक कहाँ पे होती है? कहाँ कहाँ पे होती है? पहले होगी साइटोप्लाज्म में जब पायरुवेट बनेगा, और दूसरी बार होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपके मसल्स में। तो लिख लो, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एक चलो डेफिनेशन वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं। एनारोबिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर, और एरोबिक का मतलब होता है विद एयर। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, या फिर रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस in absence of oxygen। और इसके केस में क्या आएगा? रेस्पिरेशन taking place in presence of oxygen। ठीक है, रिएक्टेंट्स लिख लिए, क्या क्या चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं। अब क्या लिखना चाहिए? प्रोडक्ट्स। तो किस में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं बताओ? इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे एनारोबिक में? प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर
इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और इसके केस में बेटे प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। लिख सकते हो, मैं एरोबिक में प्रॉपर एरोबिक ही मान के चल रहा हूँ। इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना बेटे, थोड़ा ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे इथेनॉल के साथ वाटर आएगा या इथेनॉल के साथ CO2 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि एक लिक्विड सब्सटेंस बनेगा डेफिनेटली और एक गैसियस सब्सटेंस बनेगा। तो लिक्विड सब्सटेंस इसका इथेनॉल हो गया और गैसियस सब्सटेंस इसका CO2 हो गया। ठीक है, ऋत्विक तू आगे आ जा, तू उधर बैठ जा अभिनव के साथ, या अभिनव तू आ जा आगे, ऋत्विक के लिए थोड़ा टफ होगा, तू आ जा, यहीं से आ जा टेबल से ही ना, जंप ले लेना, जैसे मर्जी आ जा, पर तू आ जा आगे। मेरा लैपटॉप मत गिरा देना बस। प्रांशु दिख रही है स्क्रीन साफ? हाँ जी सर। सर एक मिनट जरा साइड होना। हो गया सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। रजे कितना रह गया आपका? लिख लो, चलो कोई बात, लिख। हाँ हो गया, 4 बहुत है। कौन नहीं आया आज? सारे आए। सक्षम आया था, अच्छा हुडा नहीं आया, कल आया था मैथ्स क्लास में। स्कूल आ रहे और क्लास नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, लास्ट पॉइंट है तेरा? चलो रिद्धि बेटे, माउथ का दूसरा नाम क्या होता है? बी से होता है कुछ, बक्कल आगे। वेरी गुड। अभी पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक लिखना है, हेडिंग। करेंगे करेंगे, रुक जा, करेंगे, याद है मेरे, इसमें टिक भी तो लगवाना है, मॉड्यूल दिए है जो। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है बेटे वो कैसे बनेगा आपका? देखो, सबसे पहले जब एयर एंटर कर रही है, कहाँ से एंटर करती है बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन कैसे एंटर करती है? थ्रू नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स को हम नेजल पैसेज भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटे कहाँ जाएगी नॉस्ट्रल से एयर? यहाँ पे होते हैं ना विंड पाइप। विंड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जैसे फूड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ईसोफेगस। वैसे ही विंड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है ट्रैकिया। ठीक है, लिखो सेकंड, जहाँ पे जाती है एयर दैट इज ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। जी बिल्कुल, समझ से होती है, कोई बात नहीं, हम करते हैं अभी ना, गूगल करते हैं इसको। हम पे है इतनी बड़ी स्क्रीन, हम फायदा उठाएंगे इसका। ठीक है, तो विंड पाइप आ गया ट्रैकिया। उसके बाद कहाँ पे जाएगी एयर? ब्रोंकाई में।
अब कुछ टीचर्स इसको ब्रॉन्ची प्रोनाउंस कर देते हैं, ब्रॉन्ची नहीं है, ब्रोंकाई है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई आ गया, हाँ, एक एल्वियोलर होता है और प्लूरल उसका एल्वियोलाई होता है। सिंगुलर इज एल्वियोलर, ठीक है। सो एल्वियोलर सैक पूरा लिख लें, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई बोल देते हैं इसको। पहले एक बार सबकी फोटो देख लेते हैं ना, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। बना लिया है तो बताओ फिर। ले लो भाई, तुम्हारे लिए छपवाई है, दे दियो। जतिन तुझे भी नहीं मिली होगी। बस एक प्रांशु की रहेगी। प्रांशु मैं ना परसों को भिजवा दूंगा बस के ड्राइवर के हाथ, ठीक है। या राखी मैम को दे दूंगा, वो दे देंगे तुझे। राखी मैम को दे दें सर। ठीक है, चलो फोटो देख लें इसकी, अगर सबने ट्रैक बना लिया है तो। उसको देख रहा हूँ मैं बनाया कि नहीं। चलो बेटे, अगर तुमने वाली मॉड्यूल अच्छे से पढ़ ली, सेल्फ स्टडी कर ली, तुम्हारे 70 अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 अबव तो आएंगी ही आएंगी। 80 ऑन 80 आज वो डर लग रहा है मेरे को किसी के। क्या नाम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेट तो मैं ऑन ही करना भूल गया। क्या नाम है तेरा, एक बाल्टी ला देगा जरा, भाग क्यों। एसी का पानी गिर रहा है सारा। वाह वाह, कैमरे के आगे से दिखना चाहिए सबको, बाल्टी आई है ग्लास। चलो देखो, ये फोटो खुल रहा। इस फोटो में काफी अच्छे से दिखाया है भाई, यही वाली कंसिडर कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है बेटा नीजल कैविटी, यहाँ से जाएंगे एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सुनने में घिनौना है पर बहुत वैल्यूएबल है। नाक के अंदर होते हैं बाल और होता है म्यूकस, उसको भी म्यूकस कहते हैं, ठीक है। तो नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं और जो म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है, प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ एयर दैट इज पासिंग। उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट करना है, काम होता है आपके नोज हेयर एंड म्यूकस का। उसके बाद ये आ जाता है बेटे लैरिंग्स फैरिंग्स का, ऐसा जितना रोल नहीं, बस अटैचमेंट है। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया इज योर विंड पाइप। अब ट्रैकिया के अंदर तुमको यहाँ पे जब तुम ऐसे टच कर रहे हो ना, देखना ऐसे टच करोगे ना, तुम्हें ना ऐसे रिंग्स सी फील होंगी, ठीक है। लड़कों में तो एडम एप्पल ज़्यादा फील होता है, बट मतलब यहाँ पे तुम्हें हार्डनेस फील होगी। अब यहाँ बोन तो है नहीं, पर हार्डनेस क्यों फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे होती है कार्टिलेज, रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, वो होती हैं। क्यों होती है कार्टिलेज, इमेजिन करना, ठीक है। मैंने एक बोतल में से सारी हवा खींच ली बाहर, क्या होगा बोतल के साथ, खाली बोतल के साथ वैक्यूम क्रिएट होता है और बोतल क्या हो जाती है,
पिचक जाती है सारी। तो वैसे ही जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ, मैं जब अपनी सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, तो अंदर भी तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए था, मेरी विंड पाइप स्क्वीज हो जाती, कोलैप्स हो जाती, बट वो कोलैप्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका रोल है इंपॉर्टेंट। क्या रोल है? कि वो मेरी विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है जब हमारे विंड पाइप में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस या एयर नहीं होती। ठीक है, हार्ड है ना, वो फिक्स करके रखी हुई है उस, वो मतलब ऐसे उसके अंदर रखी हुई है, जैसे इमेजिन कर पाइप में वेल्ड हो रखे हैं, तो उसको कोलैप्स नहीं होने देगा, एक्सपैंड नहीं होने देगा। हाँ, पता नहीं। वॉशिंग मशीन की पाइप में क्या रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की? अच्छा, मेरे को नहीं, रिंग्स होती हैं, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है वॉशिंग मशीन का। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मुझे नहीं पता। उसके बाद इस वाले पार्ट को ब्रेक जो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी, ब्रोंचिनी ब्रोंकी। ठीक है, और लास्ट में जो छोटी छोटी पाइप्स हैं, ये क्या है आपकी? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई मेन पाइप है जो ब्रेक होगी, उसके बाद छोटी छोटी पाइप्स को क्या बोल दिया आगे? ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है, तो मैं मतलब बहुत बलून से नजर आएंगे, बहुत छोटे छोटे से बलून्स नजर आएंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, पता नहीं 100,000 थे, मिलियन थे, पर बहुत सारे थे। ठीक है, तो एल्वियोलाई की फोटो देख लो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। वॉइस बॉक्स होता था उनमें से एक, आई थिंक लैरिंग्स फैरिंग्स होता है। ऐसे आपको एंड पे बहुत छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और ये जो होते हैं ना, ये सराउंडेड होते हैं कैपिलरीज से। ये खून की दिख रही हैं तुम्हें नदियां, ये क्या है? एक्चुअल में ब्लड वेसल्स हैं, बहुत बहुत पतली पाइप्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, वो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। मतलब तेरे को दिख रहा है जानवी क्लियर? तू कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, नहीं नहीं दिख रहा, तो उधर हो जा थोड़ा सा, आराम से सब दिखेगा फिर। डन, चलें आगे। तो पहले इनका रोल लिख लो बेटा सबका। नेजल नॉस्ट्रल का क्या रोल है, ट्रैकिया का क्या रोल है, ब्रोंकाई का क्या है, ब्रोंक्यूल्स का क्या है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? एल्वियोलाई का, बिकॉज इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। कैसे हेल्प करता है वो हम बाद में सीखते हैं, बट गेस कर सकते हो गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है? 9th में पढ़ा था हमने। किस प्रोसेस की वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है वहाँ से एयर पार्टिकल्स चले जाएंगे जहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन। गुड, चलो लिखो इसके बारे में। लिखो, द एयर इज टेकन इन, फर्स्ट पॉइंट, द एयर इज टेकन इन टू द बॉडी through nostrils the air passing through the nostrils is filtered, the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line up the passage. Okay, the passage is also filled with mucus.
which helps in filtration of air. Okay. डन, चलें आगे. सेकेंड पॉइंट लिखो. प्रांशु क्लियर दिख रही है ना स्क्रीन बेटा? हाँ जी सर. मैंने चश्मा नहीं लगाया हो तो मैं फीडबैक नहीं दे पाऊंगा दिख रही है कि नहीं दिख रही. फ्रॉम नॉस्ट्रल्स the air passes through the trachea and into the lungs. Rings of cartilage, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. Rings of cartilage are present in the trachea that air passes so that are present in the trachea to ensure that air passage does not collapse when there is no air. ठीक है. उसके बाद स्मॉलर ट्यूब में जाएगा. कौन सी है स्मॉलर ट्यूब? पहली ब्रोंकाई, उसके बाद और छोटी ट्यूब है ब्रोंकियोल्स, और फाइनली क्या है? एल्वियोली नहीं, एल्वियोलाई. पास्ता का नाम होता है रेवियोली, शायद से यही नाम होता है रेवियोली पास्ता. सुना है किसी ने? ये रेवियोली पास्ता. एल्वियोलाई अलग है, एल्वियोली नहीं बोलना उसको. चलें आगे. लिख लिया प्रांशु? हाँ जी सर. थक गया लिखता लिखते हैं, बड़ी लंबी सांस ली लिखते हुए. तो शुक्र मनाओ तुम्हारे लिए मैं लिखता हूँ. जो 9th वाले हैं उनके लिए पीपीटी चलती है, वो बेचारे मैं तो एक्सप्लेन करके कर जाता हूँ, लिख ही रहे होते हैं. लिखो थर्ड. विद इन द लंग्स the passage divides into smaller and smaller tubes called bronchi and bronchioles. ठीक है, called bronchi and bronchioles.
which finally terminate in balloon-like structures called बलून की स्पेलिंग ये होता है ना BALLOON पक्का, या BALOON, ये वाले ठीक है, उसकी स्पेलिंग पे मैं डाउट नहीं कर सकता। क्या किताब देना एक बार चेक कर लूँ यार, उसमें देखूंगा, इतने में तो फोन में देख लूंगा। यार तुम्हारी तो ना इंग्लिश मेरे से भी गई गुजरी है। LLOON, अभी जान के मेरे को ये पाखंड रचने पड़ते हैं ताकि तुम्हें याद रहे LLO आता है इसमें। बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। लिख लेना, सिंगुलर इज alveolar sac, ठीक है। alveolus, bronchi, ब्रोंची नहीं है, ब्रोंकाई, alveolus भी लिख सकते हो आप इसको। alveolus सिंगुलर। एक सवाल है तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में भी, एल्वियोलाई में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज को एफिशिएंट बना देता है? क्या खास बात है इसकी? तो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ भी, हम अगर हमारी कैपिलरीज जो कि एल्वियोलाई को कवर अप करती हैं उनको मैं बिछाना शुरू करूं तो मैं एक टेनिस कोर्ट भर सकता हूँ पूरा। इतनी सारी एल्वियोलाइज हमारे अंदर है, सॉरी इतनी ज़्यादा कैपिलरीज जो हैं वो सराउंड करती हैं हमारे एल्वियोलाई को, ठीक है। तो इमेजिन करना, ठीक है, एक एल बैलून शेप है तो स्फेरिकल होगा, ठीक है। इसको ना कवर अप कर रखे हैं, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ उनको ताकि तुम्हें थोड़ा बेटर समझ आ जाए। इसको कवर अप कर रखा है एक पाइप ने, ऐसे, मतलब ऐसे एक पाइप है, सॉरी ऐसे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर से पाइपें जा रही है, बहुत सारी पाइप्स, मतलब कैपिलरीज जा रही हैं। अभी कैपिलरीज क्या करवाती हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एल्वियोलाई के पास कहाँ से क्या आया, बाहर से ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। और क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आई है तो इनके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी, है ना। और जो कैपिलरी में ब्लड है, जो ब्लड बॉडी से इसके पास आया है, क्या उसमें ऑक्सीजन होगी? क्योंकि वो तो बॉडी ने ऑलरेडी यूज कर ली है। तो इसके अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, जो बाहर की ऑक्सीजन और डिफ्यूजन से किसके अंदर आ जाएगी, कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी, और कैपिलरीज से ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज हो रही है इसी टाइम पे, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है इसके अंदर, बाहर कम है, लेकिन हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर क्या है, तो साइड बाय साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाती है और साइड बाय साइड ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई पे। किसकी वजह से हो पा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूज होके जा किसके अंदर रही है, कैपिलरीज में, जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, पक्का, प्रांशु क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। डायग्राम बनाओ, चलो कैमरा ऑन करके बैठना अपना, नाराज क्यों हो मुझसे आज? नहीं सर, नाराज क्यों नहीं? इसको कैपिलरी वर्ड लिख लेना बेटा इसके साथ, ये कैपिलरी है, ये वाली पाइप, दिस इज कैपिलरी।
ये वाली चीज जो है ये होती है एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। ठीक है, जब से अभिनव आगे आगे बैठे ना इसका परफ्यूम चढ़ रहे हैं मेरी नाक में, इतना ज्यादा लगा क्या है, नहा ही लिया करो। मान गया, खुद मान गया, कहता 2 दिन में एक बार नहाता हूँ। 1 दिन में 2 टाइम। तो एक बार ही अच्छे से नहा लिया, अगर 2 बार नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी मम्मी स्पेशल कप लाई है हमारे लिए ना, तुम तोड़ देते हो। मेरे को और आनंद को ये वाले कप में चाय मिलती है। टच कर रहे हैं एक दूसरे को तब नहीं नहीं डिफ्यूजन होगी ना, लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था हमने ये, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस 1 सेल थिक है बस, बहुत 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 माइक्रोमीटर्स में इसकी थिकनेस है। तो ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो सेमी परमिएबल होती है, पढ़ा था ना लास्ट ईयर, मतलब वो सिलेक्टेड चीजों को इधर आने देगी, सिलेक्टेड चीजों को उधर जाने देगी। अब ब्लड को तो वो ऐसे ही फ्लो करवा रही है, पर ब्लड के अंदर जो CO2 है, क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा है और इस तरफ कम है, तो डिफ्यूजन से वो CO2 इधर आ जाएगी, और इधर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। ठीक है, एक सवाल आ जाता है, क्या जब मैं एक्सहेल कर देता हूँ तो क्या मैं अपनी बॉडी की सारी एयर बाहर निकाल रहा हूँ या फिर कुछ थोड़ी बहुत अंदर रह जाती है? क्योंकि अंदर अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स टू मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेस मोर एफिशिएंट। अगर ऑन स्पॉट होने लग गया एक्सचेंज तो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, कुछ एयर अंदर रहती है, एक्सचेंज हो रही होती है, इतने में हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं होती ना, बोल रहे रेजिडुअल एयर होती है ना जो करवा रही है। मतलब एक ऐसे इमेजिन कर कि अभी वहां पे एक्सचेंज हो रहा था, इतने में तूने और एयर जाके रख दी और पुरानी एयर वहां से उठा लाया, वो एक्सचेंज हो रही होगी, इतने में तू उसको दोबारा रिफिल कर देगा। रेजिडुअल का मतलब होता है कि ऐसे रेजिडुओ होता है बेसिकली जो बच जाता है पीछे। जैसे मैं अगर पेपर को जला दूंगा तो उसका रेजिडुओ क्या होगा? एशेस, तो बचा हुआ है। रेजिडुअल वर्ड का मतलब होता है पीछे बचा हुआ क्या रह गया। इसके केस में एशेस नहीं है, इसमें रेजिडुअल एयर का मतलब है जो पीछे बची हुई एयर रह जाती है, वो एक्सचेंज हो रही होती है, इतने में हम उसको दोबारा रिफिल कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। क्या होना चाहिए? अभी वो एयर एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है उसमें, ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट वंस एक्सचेंज हो चुका है फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं? वो उसका कोई लेना देना नहीं। इसका जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, वो बोलते हैं कि अब ज़्यादा इनहेल करो, ज़्यादा एक्सहेल करो। वो क्या चाहते हैं बेसिकली, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉर्मल हो जाए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब एक बार प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब आपको एम्बियंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तो आपकी बॉडी रिलैक्स करती। इसलिए मेडिटेशन में बोलते हैं ज़्यादा इनहेल करो, ज़्यादा एक्सहेल करो। चलो ये लिख लिया, ऑफ द ट्रैक मत जाओ, मेरे को टॉपिक खत्म करना है। कहीं तुम आज मेरे को कहो कि 5 मिनट मेडिटेशन ही कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, फेरिंग्स के ऊपर भी लिखवाऊँ? उसका जब रोल ही नहीं है इसमें रेस्पिरेशन में, तो क्या जबरदस्ती क्यों लिखना है उसके ऊपर? तो स्कूल के पेपर में लिख लियो, बोर्ड में मत लिखियो चाहे। लिखो, चलो आगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहे, कर दो इसको छोटा, सबने लिख लिया, बना लिया मतलब। हमने सिर्फ आर्यन इस 10वीं क्लास में बोर्ड ओरिएंटेड रहना है। वॉइस बॉक्स के बारे में
लिख दियो बस. It is the voice box through vibrations it produces sound energy. मेरा मार्कर कहाँ गया? लिखो. चले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ. How are the lungs designed in human beings? How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? ठीक है. तो मैंने इसमें एक पॉइंट जो आपने बेटे लिखना है डेफिनेटली, ये पॉइंट है. मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि अगर मैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक की एल्वियोलाइज को बिछा दूं खोल के कैपिलरीज के साथ, तो क्या कवर करेंगे? ऑलमोस्ट एक टेनिस कोर्ट. तो मतलब उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. तो लिखो द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स comparatively a larger surface area because of its unique balloon-like structure. आप सही लिखना स्पेलिंग बलून. Containing an extensive network of blood capillaries. ठीक है. वन मार्क क्वेश्चन ही है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन. उनका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया के साथ साथ उनके पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है. ठीक है. एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का आ जाता है बेटे कभी कभी, एक लास्ट में एक्सक्रीशन का आता है, आपका नेफ्रॉन का आ जाता है. ठीक है. और स्टोमेटा के ऊपर आ जाता है, स्टोमेटा ओपन क्लोज. एमीबा के ऊपर आ जाता है, एमीबा की फैगोसाइटोसिस. हाँ जी. कभी भी नहीं आया, कई सालों में नहीं आया डायग्राम उसमें. हमारे टाइम पे आते थे क्वेश्चंस, हमारे टाइम पे पता 5 नंबर में सीधा आता था एक्सप्लेन एलिमेंट्री कैनाल विद द डायग्राम. तो उसके पेज भरने होते थे. अब मैंने बताया ना कि सीबीएसई इज मोर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या विद इन द टेक्स्ट. तो अब सवाल ऐसे आ जाता है कि अगर बॉडी के अंदर लिवर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा फिर?
बाइल जूस नहीं बनेगा, बाइल जूस के जितने भी फंक्शन हैं फिर आप वो एक्सप्लेन करोगे कि जो फैट स्टोर नहीं, फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा, कि बॉडी के अंदर जो बाइल जूस का काम क्या होता है, तो जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, उसको एल्कलाइन करना है, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दूसरा फैट ग्लोब्यूल्स जो थे वो बड़े, हाँ, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। तीसरा जिसने कहा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स नहीं हो पाएगी, वो क्यों नहीं हो पाएगा, लिवर नहीं है हमारी बॉडी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन अब सीबीएसई ज़्यादा पूछता है एज कम्पेयर टू आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक पूछने से। वो समझना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं बच्चे ने क्या समझा उसमें, बजाय इसके कि बच्चा कितना अच्छा रट्टा मार के आया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, मतलब तभी मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं एज कम्पेयर टू कि मैं तुमको कहूँ ये बच्चों याद कर लेना पूरा, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी नहीं होता, अब नहीं होता एटलीस्ट ऐसा, ठीक है। आगे चलो बेटा, लिखो। थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं, पीछे डायग्राम के नीचे बना लेना ये चीज़, मतलब मैं डायग्राम के नीचे लिख रहा हूँ, हार्ट का फ्लो चार्ट आ जाता है बेटे डायग्राम। क्या हो गया, क्यों तंग कर रहा है भाई तू उसे, पता नहीं तुझे उसके पापा पटवारी बन गए। चलो लिखो, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड from the rest of the body for release into the alveoli. And the oxygen in the alveolar air is taken up by blood is taken up by blood in the capillaries to be transported to all the cells in the body. Okay? जो एल्वियोलाई के अंदर एयर है, जो रेजिडुअल एयर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, दिख नहीं रहा ना तुझे, कल से एक तो टाइम पे आया करो, परसों में तुमको परसों भी टोका था इस बात पे, आज भी 4:10 के बाद ही शुरू हुई है क्लास। 10वीं में आ गए हो, क्रूशियल पीरियड है, मैं चाहता हूँ अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाए। इस साल वैसे भी शोर मच रहा है कि 2 बार पेपर होंगे, सुना तुमने? पर्चा निकल गया तो पूरा नहीं बताया, मतलब तेरे घर आके बता के जाएंगे। होंगे बेटा, अगर उन्होंने हिंट दे दिया है कि पेपर हो सकते हैं तो हो सकते हैं। तो या तो आपके पेपर एक बार फेब में होंगे, एक बार मई में, या फिर तुम्हारा बैच अगर थोड़ा ज़्यादा लकी रहा या अनलकी रहा तो मार्च में ही हो, मतलब फेब स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च में खत्म हो जाएंगे।
फायदा किसमें है? पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये सोच के चलते हो ना आपके पास बैकअप है, आप अपना 100% नहीं देते हो, मेरा ये मानना है। जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं स्कूल में तुम्हारे 2 टेस्ट होंगे, जैसे हमारे साथ कॉलेज में होता था, हमारे 2 पेपर होते थे। एक पेपर होता था माइनस बोलते थे उन्हें, एक पेपर होता था जो मिड में हो जाता था, एक पेपर होता था एग्जाम से पहले होता था, तो उसका बेस्ट आउट ऑफ 2 लगता था। तो बच्चे क्या करते थे, 6 पेपर होते थे, 3 पेपर पहले वाले देते थे, 3 पेपर बाद वाले दे देते थे। मतलब 3 सब्जेक्ट पहले दे देते थे, 3 सब्जेक्ट बाद में दे देते थे। दिया तो एक ही बार पेपर अल्टीमेटली। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप ये सोच के चलते हो कि आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते हो। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? जब 1 शॉट में काम हो रहा है आपका, आप खत्म करो उसको करके, है ना? क्यों टेंशन रखनी? पहले फेब में टेंशन रखेगा, फिर पेपर अच्छे नहीं होंगे, फिर और टेंशन होगी, यार अच्छे नहीं हुए, अब आखिरी चांस रहेगा, इसमें अच्छा करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छे पहली बारी में अच्छे कर लो। और अपना जो बच्चे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, कौन कौन है नॉन मेडिकल लेने वाला है यहाँ पे? तू तो लेगा ही बेटे, हाथ खड़ा कर फटाफट। 1 2 3 3 बच्चे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं। प्रांशु तू क्या लेगा? प्रांशु? देखते हैं सर अभी। अच्छा चलो। एनीवेज जो बच्चे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, जैसे हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, यश, इशिका होगी, छवि होगी, अंतरा होगी, अंतरा का मुझे नहीं पता, बट ये, या मेरे जो ऑनलाइन बैच में थे, मनिका थी, ऑलरेडी वो अपना कोचिंग शुरू कर चुके हैं 1 तारीख से। 1 अप्रैल से उनकी एलन में क्लास लग गई है। जो बच्चा फोकस्ड होता है उसको तो पता है ना मेरे को करना क्या आगे जाके, तो अपने यहाँ तैयारी उस हिसाब से करेगा। हो गया? चलो आगे लिखो, रेजिडुअल लेयर वाला पॉइंट लिख लो। During the breathing cycle, when air is taken in, and given out or let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed. हाँ जी बेटा, रेजिडुअल बताया तो है, जो बच जाता है बीच में। फॉर ऑक्सीजन टू बी absorbed and carbon dioxide to be released. मतलब एक बार ऐसी वर्डिंग चेंज करके सवाल पूछा हुआ था कि क्या लेटिंग मतलब ब्रीदिंग इन एंड लेटिंग आउट में लंग्स खाली होते हैं? नहीं, रेजिडुअल एयर बची हुई होती है उनमें, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्मूथली हो सके। ठीक है, चलो लिख लिया तो बता दो, फिर हम कुछ पुराने ज़माने की बातें कर लेते हैं। मेरे को ये हर साल एग्जाम्पल बताने में बड़ा मज़ा आता है।
क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे तुमको ये याद रहेगी बात। डन, सबका हो गया। चलो, मेरे पापा बताया करते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे ना, तब उनका परिवार सारा, क्योंकि बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो सारे एक ही छत के नीचे सोते थे। एक ही हॉल में सारी रात को गद्दे बिछा के सो जाते थे अपने। तो अब सर्दियों में आज की डेट में हीटर है, उस जमाने में क्या होता था पता है किसी को? क्या उनका वे आउट था गर्मी, मतलब सर्दी से बचने का? अरे कंबल तो था ही, कंबल तो सभी के पास थे। आग लगाना। हैं, क्या कह रहे प्रांशु? आग लगाना सर। आग जला देते थे, पर कमरे में आग थोड़ी जलाएंगे। अरे कमरे में थोड़ी बॉन फायर करेगा, ऐसे थोड़ी है दादाजी बैठे में सेक रहे हैं कमरे में आग, नहीं। पुराने जमाने में क्या होती थी, घरों में अंगीठियां होती थी। अंगीठी मतलब एक तो जिसपे खाना बना लिया, और फिर जो उसका पीछे बची हुई राख है या कोयले हैं वो अभी भी गर्म है, पर खाना नहीं बना रहे हम उसमें, तो क्या करते थे, तो उन अंगीठियों को थोड़ी देर के लिए उठा के कमरे में रख देते थे, ताकि कमरे की एयर जो है वो हीट अप हो जाए, कमरे में थोड़ी गर्मी हो जाए। लेकिन ये काम ज्यादा दिन नहीं चला, कुछ ही दिन चला। क्यों? क्या हुआ? ऐसा करने से लोग अपनी स्लीप में ही पूरे हो जाते थे। मतलब रात को सो रहे हैं और सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का काइंड ऑफ रिलेशन है, बट नहीं। साइंटिफिक रीजन क्या था इसका, कि वो उनकी नींद में ही डेथ हो जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं बोल लूं क्योंकि जो अंगीठी होती थी उसमें जो कोयला होता था वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करता था। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या हुआ, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, बता रहा हूँ मैं। उसका मतलब क्या हुआ कि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बननी शुरू होगी। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, उसकी हमारे ब्लड के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या अटैच होनी शुरू होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, मतलब अब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो अल्टीमेटली बॉडी सकम्स टू डेथ, मतलब सफोकेशन से डेथ हो जाती है। रीजन सफोकेशन ही है, बट वो सफोकेशन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों सांस होते, मतलब ऑक्सीजन होते हुए भी हमें सांस नहीं आ रही? बिकॉज ऑफ मोर बॉन्डिंग बिटवीन ब्लड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में मेंशन्ड है। किसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है? अच्छा, हेमोग्लोबिन के साथ। हमारे ब्लड के अंदर ऐसे बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन का इतना लेवल तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ, या हेमोग्लोबिन वो कैरियर है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करेगा और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, लेकिन हेमोग्लोबिन जो है, अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो फिर वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाना बंद कर देता है। वो अपने साथ किसको अटैच करवा लेता है फिर? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अब एक और इसी से रिलेटेड सवाल, कि हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को अटैच करवा के घूम रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करती है बॉडी में? ब्लड में तो कर रही है चचा, ब्लड में कैसे कर रही है? क्या हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है? वो भी नहीं। इट इज ओनली डिजॉल्व्ड इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसमें डिजॉल्व होकर ट्रैवल करती है। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में हेडिंग। ट्रैक होना चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग में भी डाउट आया था, बोला ट्रैक होगा ट्रैक्ट होगा, बोला मेरे को स्टार्टिंग में भी डाउट आया था जब मैंने लिखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीनिंग। हाँ ट्रैक्ट ही होगा बेटे, ट्रैक नहीं होगा। ठीक कर लो बेटा यहाँ पे। क्या डाइजेशन वाला? क्या माउथ? अच्छा हाँ करता हूँ बेटे।
ठीक है, ट्रैक्ट कर लेने से ट्रैक नहीं होते। मैं जब लिख रहा था ना, मेरे को तब भी लग रहा था कुछ तो मिस कर रहा हूँ। चलो अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो बंद कर दी ना, अब थोड़ी जलाते हैं ऐसे, अब थोड़ी रखते हैं कमरे में। तब थोड़ी इतनी अवेयरनेस थी, इंटरनेट पे मोदी जी ने ट्रांसफर ब्रॉडकास्ट करवा दिया। तो तुम्हारे पास वो रेगुलर कॉल्स आते हैं ना, फोन में लाते हो किसी को कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अब थोड़ी है ऐसा सिस्टम। तब तो जब तक डिस्कवर होती थी तब तक तो 4-5 निपट लेते थे इसी गांव गांव में। लिखो चलो, स्पेशल नोट लिख लेना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। स्पेलिंग देखो, मैं जैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ जान के ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। वैसे कुछ लोग हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, मैं जान के तुम्हारे लिए हीमोग्लोबिन बोल रहा हूँ ताकि तुम स्पेलिंग भी वैसे याद करो। HAE है, HEMO नहीं है, HAEMO है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लिखो। व्हेन द बॉडी साइज, नहीं ये when the body size of animals is large, the diffusion the diffusion alone cannot the diffusion alone cannot make oxygen available to all cells of the body, ठीक है। Respiratory pigments such as hemoglobin, हाँ जी बेटा, इसने क्लोरोफिल बोला, क्लोरोफिल ही लिखने लग गए। हेमोग्लोबिन, मैंने आर क्यों लिख दिया मैंने? इन ह्यूमन बीइंग्स take up oxygen from the air सब में नहीं होता ना, तभी अंडरलाइन की है। एक बात बतानी थी तुम्हें, इसलिए अंडरलाइन कर लिया अभी से। सारे एनिमल्स में नहीं होता। फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट फ्रॉम द एयर इन, ये भी लिख लेना बेटा, फ्रॉम द एयर इन लंग्स and carry it to tissues which require it for respiration. ठीक है, लिख लोगे तो बता देना। हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पॉइंट लिख रहे हैं।
क्या स्टेटस है बेटे? इसी के साथ लिखना है, भी खत्म नहीं हुआ, स्पेशल नोट चलने देना, ठीक है? लिखो हेमोग्लोबिन हैज हाँ इसी के साथ, मतलब अगला पॉइंट बना के लिख लो, हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। ये मेरे को ना एफिनिटी वर्ड इतने अच्छे से याद है, मतलब मैं +2 में था तो मेरे एक टीचर ने मुझे एफिनिटी वर्ड का मतलब बड़े अच्छे से याद करवाया, तुम्हें भी याद हो जाएगा, ठीक है? एफिनिटी का मतलब होता है अटैचमेंट, कि रिएक्ट नहीं हो रहा बट अटैच हो गया अच्छे से। तो उन्होंने एग्जांपल दिया क्लास में, कहते जो लड़कियां क्रीम लगाती है, मुंह पे मेकअप लगाती हैं, तो क्या इनका इनकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है? ऊपर चिपक जाता है बस। मैं बोल सकता हूँ मेकअप हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द फेस स्किन। तो वैसी अटैचमेंट सिर्फ कि रेड ब्लड वेसल्स के साथ या हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, ठीक है? तो दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बेटे तू जो मर्जी लगा एग्जाम्पल, मेरे को जो एग्जाम्पल याद था मैंने वो बता दी। एंड इज प्रेजेंट is present, ले रहा हूँ बेटे, is present in the RBC red blood cells, red blood, ये ना कॉर्पुसल वर्ड होता है, ठीक है? तुम वैसे सेल लिख देते हो बट एक्चुअल में ये होता है कॉर्पुसल्स। कॉर्पुस्कल मत पढ़ना इसे जैसे मसल्स में मस्कल नहीं होता वैसे कॉर्पुसल्स होते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे लिखो कार्बन डाइऑक्साइड on the other hand is more soluble in water than oxygen and is mostly transported in soluble form। ठीक है, डन। लास्ट पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, लिखो ऑक्सीजन हैज दो मिनट, ये तो हेमोग्लोबिन के लिए था, कैसे हो गया, गलत बता दिया मैंने, मेरा फोन कहाँ है? ठीक है, सही, मैंने सही बताया।
बच्चे ने गलत लिखा, लिखो hemoglobin has more affinity for carbon monoxide as compared to oxygen. क्यों? अभी भी अटैचमेंट ही तो हो रही है कि हेमोग्लोबिन ज़्यादा अटैच हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर हीमोग्लोबिन को एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है, एक तरफ ऑक्सीजन दिख रही है, तो किसके पास जाना प्रेफर करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। हाँ जी बेटा, कहाँ गलतियाँ हुई? ऑक्सीजन, therefore the oxygen present in, कोई बात नहीं, अब कर लियो प्रैक्टिस। therefore the oxygen present in bloodstream cannot be released to the cell cannot be released to the cell ठीक है, and the organism may die। as respiration fades। ठीक है? हाँ बेटा, 10 मिनट है हमारे पास। यहाँ पे रेस्पिरेशन पूरा आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद वो, हाँ 2 रह गए बस, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। केमिस्ट्री, इसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, वीडियोस देख देख के सीख लेंगे और बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हैं? वो क्या होती है बेटा? आपका स्कूल बहुत एक्स्ट्रा लिखवाता है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बेचारे चिंटू बंटू बैठे हैं, इनको तो मेरे को पास कराना है। हम अपना कोर्स इंक्लाइंड रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। बताने को तो मैं भी किताब पढ़ के, हाँ भरोसा है मेरे पे, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे को पता है बाहर से इतना आ सकता है, उतना तुमको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलें आगे। बैलेंस आ गया तो बहुत, तुमको तो आधा चैप्टर समझ आ गया। फिर ऐसे स्कूल वाली टीचर को बदनाम कर रहे हो तुम, कुछ नहीं समझ आया, झूठे कहेंगे। टीचर्स की इज्जत करना सीखो, तब तक तुम्हें टॉपिक नहीं समझ आएंगे। देखो यार ओए, मेरी देखो ना, उनकी क्यों देख रहे हो? तो पब्लिसिटी तो सही कर। Modifications in leaves to facilitate photosynthesis। इसमें थोड़ी आएगा डेंटल केरीज है? नहीं बेटा, फर्स्ट चैप्टर में है डेंटल के, सेकंड चैप्टर में है जब पीएच वैल्यू की बात करते हैं।
सर ये क्या लिखा है मॉडिफिकेशन इन लीव्स बेटा, लीव्स। चल मैं उस टाइम पे पढ़ाता हूँ, रख दे उसको अंदर। क्या? कितनी जगह में आएगा? नहीं, काफी पॉइंट्स हैं। देखो कल भी हमने बात करी थी थोड़ी बहुत कि हमें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट कैप्चर करनी है, तो ज्यादा क्लोरोफिल किधर होना चाहिए? लीफ के ऊपर होना चाहिए। लीफ के ऊपर होना चाहिए, लीफ के नीचे होना चाहिए? आंसर है ऊपर। मुझे कम से कम पानी को एनवायरनमेंट में भेजना है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो मेरी अगर लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, इसलिए स्टोमेटा यूजली ज़्यादा कहाँ होता है? बिलो द सरफेस ऑफ द लीफ या फिर अंडरनीथ द लीफ। राइट वर्ड इज अंडरनीथ। हाँ जी, एपिडर्मिस में तो वैसे होता ही है, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, दे रहा हूँ। नीचे वाली में होता है, हाँ नीचे वाली एपिडर्मल वॉल सेल्स में ज़्यादा, वॉल्स में ज़्यादा होता है। मिल नहीं रहा आंसर, कहाँ गया? संभाल के तो रखा था मैंने। रुक जाओ। लिखो चलो, सबसे पहली मॉडिफिकेशन है डेजर्ट प्लांट्स में। इन डेजर्ट प्लांट्स, छोड़ नहीं लिखवा देता। इन डेजर्ट प्लांट्स leaves are modified into spines for minimizing water loss. Number two, the exposed surface and by exposed surface I means upper surface, ठीक है? एक तो नीचे वाला सरफेस होगा, एक ऊपर वाला सरफेस होगा, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अपर सरफेस की बात कर रहा हूँ। द अपर सरफेस contains more chlorophyll so as to capture, so as to capture more of sunlight, ठीक है बेटा? थर्ड लिखो, मेजॉरिटी स्टोमेटा lies on underneath surface so as to minimize
water loss through evaporation. And capture or and exchange more of gases. ठीक है, अब एक एडिशनल पॉइंट इसमें जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं है पर ज़रूरी होता है. देखो सनलाइट आ गई, कैसे आएगी सनलाइट? ज़्यादा क्लोरोफिल से. उसके बाद ज़्यादा स्टोमेटल पोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया. एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो नीचे की तरफ होते हैं. क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी है ही है. लास्ट चीज़ जो उनको चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या है? पानी. अब लीफ में पानी कैसे आता है? जड़ों से तो आ गया. लीफ के अंदर ऐसी क्या मॉडिफिकेशन है कि उसमें पानी आएगा? जाइलम फ्लोएम नहीं है यार. तुम ना बस तुमने कभी बचपन में पता सर 1 मिनट हट दो सर. हैं क्या 1 मिनट, ये लास्ट वाली लाइन है सर. मिनिमाइज वाटर के बाद क्या लिखा है सर? ये मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन एंड एक्सचेंज मोर ऑफ गैसेस. तुमने कभी ठीक है. पत्ती के अंदर ये वाले पैटर्न देखे हैं? क्या बोलते हैं इनको? वेन्स. तो हर लीफ के पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, सो एज टू प्रोवाइड वाटर टू ईच एंड एवरी सेल. ठीक है, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है उसकी. लिखो. नहीं, इसमें से ग्लूकोज. बेटा स्टोमेटा को ओपन तो होना ही एक्सचेंज करने के लिए गैसेस, लेकिन जिस मोमेंट पे वो ओपन हो रहा है उसका कुछ ना कुछ वाटर लॉस भी हो जाएगा इवेपोरेशन के थ्रू. तो मेरे को ओपन तो करना ही पड़ेगा, और अगर ओपन होगा और एक्सपोज सरफेस होगा तो इवेपोरेशन हो जाएगी. इसलिए वो नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा होते हैं ताकि इवेपोरेशन कम हो और गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा हो. लिखो बेटा लास्ट पॉइंट. लीव्स कंटेन an extensive network of pipes called veins, which ensures water reaches every cell for photosynthesis. किसकी घड़ी का लाम बज गए? 5:30 बज गए भैया, छोड़ दो. लाम ही हुआ 5:30 बजे बजा है. तो कुल्फी वाला बजा. चलो अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज तुम्हारा रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस ग्रुप पे भेज दूंगा. मॉड्यूल के क्वेश्चन करके आने, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. नया टॉपिक मंडे से शुरू करेंगे. मंडे को हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे अपना, और वेंसडे को हम अपना एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे. तो मतलब नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा. ठीक है. हाँ, मतलब दोपहर में ही है क्लास अपनी. 4 बजे ही है क्लास वहाँ पे. क्यों कर लो, जो चल रहा है कंफर्टेबली चलने दे. तू भी रेस्ट कर, हम भी रेस्ट करते हैं थोड़ा. मैं डाल रहा हूँ ग्रुप पे कौन से करके आने, कौन से करने हैं तुमने घर पे बैठे. कल नहीं लाने, परसों.